રોલિંગ. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે આપ સૌ પત્રકાર મિત્રોનું સ્વાગત છે. આજે આપણી સાથે આ પત્રકાર વાર્તામાં ખાસ આદરણીય રાજ્યસભા સાંસદ રાજીવ શુક્લાજી આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. સાથે સાથે આપણા ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રવક્તા માનनीय આલોક શર્માજી પણ અત્રે અહીંયા ઉપસ્થિત છે. મારી સાથે મારા પ્રવક્તા માનनीय હિરેનભાઈ બેંકર પણ ઉપસ્થિત છે. હું વધારે સમય ન લેતા સૌપ્રથમ રાજીવજીને હું કહીશ કે તેઓ આપની સાથે સંબોધન કરે અને ત્યારબાદ હું આલોકજીને કહીશ કે તેઓ પણ આપની સાથે સંબોધન કરે. ઓવર ટુ રાજીવ સર. धन्यवाद मित्रों, आज की प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है. ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है. पिछले चुनाव में आपको पता है कि कांग्रेस सरकार बनाने के करीब पहुंच गई थी. एक वक्त ये था कि 99 और 100 सीटों पे लीड कर रही थी, लेकिन उसके बाद जो है संख्या घट गई और हम सरकार के करीब जाते आते उस समय रह गए थे. इस बार आप लोगों के माध्यम से हमारी जनता से अपील है कि उस कमी को पूरा कर दें और जो इस समय शॉर्टफॉल रह गया था उसको पूरा करते हुए इस बार सरकार बनाएं, बदलाव लाएं, परिवर्तन लाएं और गुजरात की जो नई युवा शक्ति है उसको एक कांग्रेस शासित राज्य भी तो देखने को मिले कि कैसा होता है. रोटी अगर तवे पे एक ही तरफ रखी रहे तो जल जाती है. रोटी को पलटना भी तो जरूरी है, दूसरी तरफ का पक्ष भी तो दिखाई दे कि क्या है. कि आप इतने साल से 2.5 दशक से आप जो है एक ही किस्म की सरकार देख रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री ऐसे बदले जाते हैं जैसे इंसान कपड़े बदलता. जब देखो तब किसी मुख्यमंत्री को हटा दिया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, तो कहीं स्थायित्व भी नहीं आता है. कांग्रेस का शासन तो देखिए. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ छत्तीसगढ़ का. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है. 1 रुपए का कर्ज नहीं उसके ऊपर और जनता भी खुश है. जनता के भी इतने काम हो रहे हैं. खास तौर से गांव में ऐसी आर्थिक मदद हो रही लोगों की आप सोच नहीं सकते. एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ. जो योजना हम यहाँ भी लागू करने की बात कह रहे हैं वहाँ भी आवारा पशुओं की, छुट्टा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है. अभी तो पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी है, हिमाचल प्रदेश में, सब जगह. और उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो योजना लागू की कि लोगों से वो 2 रुपए किलो गोबर खरीद रहे हैं. अब पशु जब तक दूध देता तब तक तो उसकी अहमियत होती है, महत्व होता है. जब दूध देना बंद कर देता है तो जो घर वाला है उसको उतनी अहमियत नहीं देता. सड़कों पे चारा वारा खाते हुए घूमते हैं. इन्होंने क्या किया कि पशु कैसा भी है वो जो है घर वाले को फायदा पहुंचा के जाएगा. तो उन्होंने 2 रुपए किलो गोबर खरीदना शुरू किया उसका और 4 रुपए लीटर उसकी पेशाब लेनी, मूत्र, चाहे गोमूत्र हो, चाहे ये गोबर हो गाय का या भैंस का, किसी का भी, कोई भी जानवर, मतलब ये हो जो पालतू जानवर होते हैं इनका. नतीजा ये है कि वहाँ जो है लाखों रुपए साल में किसान बैठे कमा रहे हैं, गांव वाले बैठे कमा रहे हैं सिर्फ गोबर बेच के. तो उसको चारा भी खिलाते हैं, घर में रखते हैं, बाहर सड़क पे और गांव गली में घूमने नहीं देते हैं, क्योंकि वो उनको कमा के दे रहा है. आप आराम से घर में बैठे हैं, जानवर आपका फिर भी कमा के दे रहा हो. अगर दूध दे रहा हो तो अलग से हो गया. तो दूध भी सरकार खरीद रही है, गोबर भी खरीद रही है, उसकी पेशाब भी खरीद रही है. अब आप पूछेंगे कि सरकार को तो बड़ा घाटा होगा. सरकार मुनाफा कमा रही है. वो जो है 2 रुपए किलो का गोबर खरीदते हैं और उन्होंने गोठन बनाए हुए, उसमें वो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और 5 गुना दाम पे वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक खाद जिसको बोलते हैं, लोग खरीदते हैं बहुत ज्यादा दाम पे देके. वो जो है बेचते हैं तो उससे 5 गुना प्रॉफिट सरकार कमा रही है. और जो मूत्र ले रहे हैं, गोमूत्र, भैंस का मूत्र, उसमें वो जड़ी बूटियां मिला के जो है वो बना रहे हैं उसका पेस्टिसाइड. और वो 4 रुपए लीटर लेते हैं. 70 रुपए लीटर में वो बोतल बिक रही है. सरकार को हर उस पे
64-65 रुपए लीटर का फायदा हो रहा। कमाई सरकार की हो रही, राजस्व भी आ रहा और किसान को भी मिल रहा। मुख्यमंत्री जी बता रहे थे बघेल साहब कि एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी थी, लड़की क्लास 3 या क्लास 2 की, उसने एक गोबर बेचने वाले लड़के से शादी कर ली। तो मुख्यमंत्री जी को मिल गई, मुख्यमंत्री ने पूछा कि तुमने क्या किया, तुम तो कोई सरकारी अधिकारी तलाशती अपनी शादी के लिए, उससे करती। तो उसने कहा कि अरे साहब, सरकारी अधिकारी कर्मचारी को क्या तनख्वाह मिलती हो, किसकी? तो मैंने बैलेंस शीट देखी, बैंक बैलेंस देखा, 90 लाख रुपए का इसने साल में गोबर बेचा, जिसपे कोई टैक्स भी नहीं, न इनकम टैक्स है, न जीएसटी है, न कुछ है, न कुछ है। तो ये तो बहुत पैसे वाला है। तो हमने इसलिए इससे शादी की। तो सोचो कि कैसे गांव की अर्थव्यवस्था को छत्तीसगढ़ सरकार ने बदल दिया। अगर यही योजना गुजरात में लागू हो, जिसमें जो है हम लोगों के गांव वालों का गोबर खरीदें, उनकी यूरिन खरीदें वहाँ पे, और दूध अलग से खरीदें, जो वादा हमारे उसमें है, आप देखो गांव की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच जाएगी। जो हमारा स्वरोजगार का एक आधार है, एक सिद्धांत है, वो गांव में ही लोग रह के तमाम कमाई करने लगेंगे। तो इस तरह से जो कांग्रेस जो है वो जो कहती है सो करती है, और ये दोनों दल, चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी, ये जो कहते हैं वो करते नहीं, प्रचार करते हैं। ये कहेंगे कि आपको तारे भी लाएंगे, सूरज भी लाएंगे, चंद्रमा भी लाएंगे, मंगल ग्रह भी ला देंगे, शनि भी ला देंगे, शुक्र भी ला देंगे। बाद में कुछ मिलता नहीं, वोट देने के बाद लोग परेशान होते हैं। इनके वादे आसमानी है, लेकिन हकीकत यह है कि आदमी को कुछ मिलता नहीं है। इसलिए जो है यहाँ की जनता से मैं अपील करूंगा कि उन्हें इस बार इस अवसर को नहीं खोना चाहिए, इस बार नहीं चूकना चाहिए, और इस बार जो है कांग्रेस को यहाँ पे विजयी बनाना चाहिए। आपको पता है कि जो हमारी 10 योजनाएं हैं यहाँ पे जो घोषित की हैं, 8 योजनाएं हैं, जिसमें स्वास्थ्य के लिए हम प्रत्येक गुजराती को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देंगे। किडनी, लीवर और हृदय का निःशुल्क प्रत्यारोपण करेंगे फ्री में, और निःशुल्क दवाइयाँ। सुरक्षित गुजरात के लिए नशा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई, लट्ठा कांड से मुक्ति, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा भोजन योजना के तहत 8 रुपए में भोजन की व्यवस्था, पासा कानून के साथ वन भूमि पर आदिवासियों का अधिकार, किसानों को 3.3 लाख तक की कर्ज माफी, किसानों के बिजली बिल माफ, दूध उत्पादकों के लिए प्रति लीटर 5 रुपए की सब्सिडी, मतलब 5 रुपए सरकार सब्सिडी देगी है, और घरेलू गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में। यहाँ कितने, 1100 की 1200 का? 1100 का, तो 500 रुपए में दिया जाएगा। 300 यूनिट घरेलू उपरास की 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली की। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस जिसको बोलते, ओल्ड पेंशन स्कीम, वो लागू करेंगे। लड़कियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, 3000 नए सरकारी अंग्रेजी माध्यमों के स्कूल, आधुनिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना, युवाओं को 10 लाख नौकरियां, कॉन्ट्रैक्ट प्रथा पूरी तरह से खत्म, 33,000 बेरोजगारों को भत्ता। क्योंकि हिमाचल से भी अच्छा आपने जो है यहाँ पे घोषणाएं की हैं। कोरोना से मरने वाले परिवार को 4 लाख की सहायता, आधुनिक सुविधाओं युक्त नए अस्पताल। तो ये जो है गुजरात की तस्वीर बदल देंगे अगर ये सारी चीजें लागू हैं। अब आपका बड़ा सवाल आएगा जो दूसरे दल भी पूछते होंगे कि जी कहाँ से लाएंगे, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। ये सवाल तो हमसे तब भी आया था जब मैं मिनिस्टर था मनमोहन सिंह सरकार में, कि साहब कैसे कर्ज माफ़ी करोगे। हमने 70,000 करोड़ का कर्ज माफ़ करके दिखाया उनको उस समय किसानों का। इसका जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हमारे विधानसभा चुना, तब हमने किसानों की कर्ज माफ़ी की बात की, तब भी ये सवाल आया था। लेकिन उस पहले दिन ये निर्देश दिए सोनिया जी ने कि मुख्यमंत्री शपथ लेते ही सीधे मंत्रिमंडल की बैठक में जाएंगे और कर्ज माफी की फाइल पे पहला दस्तखत करेंगे। और वही तीनों मुख्यमंत्रियों ने किया, वहाँ कर्ज माफी हो गया। ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान छत्तीसगढ़ में लागू होगी। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। मनरेगा जब था, मनरेगा का मजाक इन लोगों ने बढ़ाया था, मनरेगा हमने लागू करके दिखाया। आप आज उसको अच्छा बता रहे। कांग्रेस का ये रिकॉर्ड है कि जो कहते हैं वो करते हैं। इन दोनों पार्टियों का ये रिकॉर्ड है, जो कहते हैं वो करते नहीं है, बाद में उसको जुमला बताते हैं। और 50 रुपए का काम करेंगे, 500 रुपए का प्रचार करेंगे।
ये इनकी योजना, तो जनता उसमें गुमराह हो जाती है। अब देखिए ना, आम आदमी पार्टी यहाँ भी सुनाई है वोट काटने, तो वहाँ जो है पंजाब में लोगों ने बड़ा हो अल्लाह किया, सब किया, अब एक भी योजना लागू नहीं कर पा रहे वहाँ पर, और एक से एक वहाँ पे आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है। पंजाब में जिस तरह से जो है खालिस्तानी सर उठा रहे हैं, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई, और इससे पंजाब की जनता को समझ में आ रहा कि क्या कर दिया, गलती कहाँ से हो गई। कांग्रेस सरकार में हमेशा सुरक्षा, शांति, आतंकवाद से लड़ना, आतंकवाद से लड़ाई का इतिहास किसका है? कांग्रेस पार्टी जान दे दी, इंदिरा जी ने जान दे दी, राजीव जी की जान चली गई, लेकिन आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया उन्होंने। तो आतंकवाद की लड़ाई में रिकॉर्ड किसका? कांग्रेस का। अर्थव्यवस्था अच्छी बनाने में रिकॉर्ड किसका? कांग्रेस का। शांति स्थापित करने में रिकॉर्ड किसका? कांग्रेस का। महंगाई में काबू पाने में किसका रिकॉर्ड? कांग्रेस का। लोगों को रोजगार देने और मदद देने, आर्थिक मदद देने में किसका रिकॉर्ड? कांग्रेस का। फिर गुजराती भाइयों, क्यों नहीं लाते हो कांग्रेस को? 27 साल से वही एक तवे पे एक ही रोटी रखी हुई जली जा रही है, पलटो। दूसरी तरफ भी तो रोटी को सेको, पलटोगे नहीं अगर सत्ता तो फिर वैसी ही रहेगी। आपको नया गुजरात कैसे देखने को मिलेगा? पूरी की पूरी 2 जनरेशन जो है, जिन्होंने देखनी कि कांग्रेस का राज क्या होता। तो इसलिए आप लोगों के माध्यम से ये अपील है कि गुजरात के लोग कांग्रेस को विजयी बनाए। આલોકજીને હું વિનંતી કરીશ ને ત્યારબાદ આપના પ્રશ્નો હોય તો પ્રશ્નો हाँ, પણ- पहले कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, फिर आलोक जी कुछ ब्रीफ करेंगे। मोरबी किस पे कर रहे हैं आप? राजीव जी, मेरा सवाल है, मेरा नाम प्रवीण यादव है, BR बायो चैनल। अभी जिस तरह भी हिमाचल का भी चुनाव का परिणाम आने वाला है, तो अभी ग्राउंड रिपोर्ट ये कह रहा है, जो खबर आ रही है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो इसमें क्या करेंगे? देखिए, हमें जो रिपोर्ट मिल रही है, बात तो भगवान के हाथ में, जो हमें रिपोर्ट मिल रही है कि 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार वहाँ बननी चाहिए। हिमाचल की जनता पूरी तरह से बदलाव के पक्ष में है और वहाँ पे बदलाव चाहते हैं, और उन्होंने जो हमने योजनाएं घोषित की हैं, 10 गारंटीज हमने घोषित की थी, वहाँ की जनता में उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है, और वो लोग जो है उन्हें कांग्रेस पे यकीन है, कांग्रेस पे भरोसा है, और वो कांग्रेस की सरकार लाने के लिए वहाँ पे जनता ने निर्णय बना लिया, मन बना लिया। कल रघु शर्मा जी ने बताया था कि आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं आ रही है, 0 सीट आ रही है, तो केजरीवाल जी ने भी वीडियो बना के बताया कि कांग्रेस की सिर्फ 5 सीटें आ रही है गुजरात में। देखिए, वो तो दावे प्रतिवाद दावे चलते रहते हैं। जो हमारा मुख्य मुकाबला किससे है? भाजपा से, जो यहाँ पे सरकार है। भाजपा के दोनों नेता क्या कह रहे हैं, किससे मुकाबला है? चाहे मोदी जो, चाहे अमित भाई में, दोनों क्या बोल रहे हैं कि हमारा मुकाबला किससे? तो आम आदमी को लड़ाई में नहीं मानते, कांग्रेस से कर रहे हैं। तो इस जवाब का, इस प्रश्न का उत्तर तो इसी में निहित है। સર સંબિત પાત્રાજી એવું કહે છે કે ગઈકાલ સુરતમાં છે હિન્દીમાં. સુરતમાં જો કેસ પકડી ગઈ वो एआईसीसी का सेक्रेटरी है, वो राहुल गांधी से सीधे संपर्क में है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि संबित पात्रा को गंभीरता से मत लो, वो रोज ही इसी तरह की बातें बोलते रहते हैं, ऐसे बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी कुछ के करना। और चुनाव में इस तरह होता रहता है। झारखंड में भाजपा के तमाम पकड़े गए थे, बंगाल में कितने पकड़े गए थे, तो उनको एक रिकॉर्ड भिजवा दो कि वो भी देख लें कि वो क्या था, तो उस पर भी जरा सा अपनी टिप्पणी दे दें। जो बंगाल में भाजपा ही पकड़े गए थे, और झारखंड के चुनाव में पकड़े गए थे, बिहार के चुनाव में पकड़े गए थे, उस समय तो कुछ नहीं बोला। तो इनका क्या है कि मीठा मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थू, दूसरे को तो कह देंगे, स्वयं कुछ नहीं कहते। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहन जी आप कोई गंभीरता से लें। राजीव जी, आप कहते कि एक ही तरफ रोटी सेकाती, दूसरी तरफ नहीं सेकाती। जनता में ऐसा भय है कि कांग्रेस आएगी तो एंटी सोशल बाहर आएगा। शाम को हमारी हस्बैंड तो घर आता है ना, इसलिए भाजपा को वोट देते, महंगाई को पहुंच लेंगे। अच्छा बताओ, बगल में कौन सा राज्य है? बगल में राजस्थान। राजस्थान में कौन सा एंटी सोशल आ गया? उधर छत्तीसगढ़, वहाँ कौन सा एंटी सोशल आ गया? बीच में कमलनाथ जी थे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में, कौन सा एंटी सोशल आ गया? सब गुजरात के साथ है। ये सिर्फ जो है बहकावा है, गुमराह करना लोगों का। मनमोहन सिंह की 10 साल सरकार थी, कौन सा एंटी सोशल आ गया? इंदिरा गांधी की सरकार थी, पाकिस्तान को सबक किसने सिखाया था? आज तक किसी ने अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया तो सिर्फ इंदिरा गांधी ने।
किसकी सरकार ने सबक सिखाया पाकिस्तान को कि आज तक, कल जो बाजवा पाकिस्तान का जनरल था उसने कल तक रोना रोया है जो बांग्लादेश बना था और जो उनके सैनिकों का आत्मसमर्पण हुआ था। ऐसा कभी इतिहास इस देश में देखने को मिलेगा? ऐसी भारत की शान कभी देखने को मिलेगी जो इंदिरा गांधी ने की थी? ये तो गुमराह करने की बात है। अगर किसी में सच्चा राष्ट्रवाद था, किसी ने सच्ची राष्ट्रवादी सरकार दी है तो कांग्रेस ने दी है। राष्ट्रवाद कांग्रेस का सबसे प्रमुख एजेंडा रहा है, गांधी जी के जमाने से लगाकर। और सरदार पटेल तो कांग्रेस के थे। आपके अपने कोई आइकॉन नहीं, आप सरदार पटेल कांग्रेसियों को अपनी तरफ खींचना चाहते हो। सरदार पटेल ने जो कहा अगर आप निकाल लो तो आपके दांतों तले उंगली दबा कर जो उन्होंने फाइलों पे दस्तखत किया, चाहे आरएसएस को लेके हो, चाहे जो इनके संगठन उनको लेके, तो फिर राष्ट्रवाद तो असली कांग्रेस के जमाने में व्यक्ति सुरक्षित रहता। बगल में राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार थी तब देख लो। गुजरात में माइनॉरिटी के तो गुजरात में एक बार लाके तो देखें। गुजरात में माइनॉरिटी पे जो जुल्म हो रहा है, तो वो मोदी जी ऐसा बोल रहे हैं कि गुजरात में हम रहेंगे तो आपकी सेफ्टी है, मुसलमान आएंगे तो आपको मारेंगे। देखिए हम तो नहीं बोला मोदी जी ने, बोला ने नहीं बोला ऐसा। ऐसा मत बोलिए। ऐसा नहीं है भाई। प्रधानमंत्री आप पत्रकार। देखिए, मैं पहले भाजपा बताए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ में है कि नहीं है। अभी उत्तराखंड में 1 साल हो गया सरकार बने हुए, अभी तक क्यों नहीं लागू हुआ? चुनाव के वक्त घोषणा करना, बाद में कुछ करना नहीं। ये तो इनके 60 साल से इनके घोषणा पत्रों में आता है, आज तक हुआ? तो केंद्र में 6 साल वाजपेयी जी की सरकार रही, अब तो 8 साल ही हो गए, 14 साल में तो होने ही होगा नहीं कुछ। तो ये वही है कि कहो और करो मत। तो पहले उनसे पूछो कि आपने उत्तराखंड में लगाया, कमेटी बना दी, बस कमेटी बनती रहती है, भंग होती रहती है, तो मैं उस पर क्यों जवाब दूं? और बोलिए सर, आपने अभी जैसा बताया राजस्थान का हमारा पड़ोसी राज्य है, लेकिन उसी के चीफ मिनिस्टर ने कल या 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया, उसमें सचिन पायलट को गद्दार बताया। अभी गुजरात के इलेक्शन के टाइम पे अगर आप इस तरह का खबर बाहर लाओगे मीडिया के द्वारा तो बाहर तक तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों में अलग अलग समस्या, यहाँ समस्या नहीं है क्या? यहाँ पे अगर आप देखो तो एक दूसरे के अगेंस्ट में वो लोग एलिगेशन नहीं करते। अरे रोते हैं यहाँ पे, जो उप मुख्यमंत्री निकाल दिए गए हैं उनका रोते हुए वीडियो आया। आप ये बोलते हो दुखी होते हो? नितिन भाई पटेल फूट फूट के रोते हुए वीडियो नहीं देखा आपने? अब क्या बात कर रहे हैं? तो फिर ये हर जगह हर राज्यों में थोड़ा बहुत चलता रहता है। कांग्रेस में ज्यादा ही अंतर, कांग्रेस में उतना नहीं है जितना भाजपा में। आचार्य परमानंद जी ने कहा है कि ये अशोक गहलोत जो चमचागिरी कर रहे हैं, कुछ इस तरह को लेके उनका नहीं, देखो ऐसा है ना, हर राज्य में थोड़ा बहुत चलता रहता, भाजपा में चलता रहता जगह जगह। अगर मैं इनके बताऊं तो बिहार में क्या चल रहा है, बिहार भारतीय जनता पार्टी में, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, तो ये तो जगह जगह सब तरफ चलता रहता है आपस में। राजनीति जहाँ 4 बर्तन होते हैं थोड़ा बहुत इकट्ठा करता रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि वहाँ कोई सीरियस मतभेद है। और सर थोड़ा ये समझना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस की और राजस्थान में किसी के बयान से उससे गुजरात में क्या फर्क पड़ने वाला? ऐसे तो आप देखो ना, अगर महाराष्ट्र के गवर्नर कुछ बोल रहे हैं जो भाजपा के हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल शिवाजी के खिलाफ कुछ हो, तो फिर वो क्या उसका गुजरात में असर नहीं हो रहा क्या? अशोक गहलोत सर यहाँ पे प्रभारी है। हाँ, अशोक है, तो वो देखो ऐसा है ना कि उन्होंने एक अपनी बात रखी है ना, उसका सचिन पायलट ने भी अपने ढंग से उत्तर दिया, जो बहुत सौम्यतापूर्वक उन्होंने उत्तर दिया। कोई ऐसी बात नहीं, कोई मतभेद नहीं है। यहाँ भी मतभेद है, आप तो जानते हो, आपसे ज़्यादा कौन जाता है? आप तो वरिष्ठ पत्रकार हो, जब घर में चाय पीने जाते होगे, जिन जिन को कान निकाल दिया गया, जिन मुख्यमंत्रियों का, आपको क्या कहते हैं? लेकिन एक भी बीजेपी में से एक भी ऐसा निवेदन बाहर नहीं आया है? मैंने तो खुद देखा यार नितिन पटेल का, आप क्या बात कर रहे हो? ना हो तो आप इनको भिजवा देना, वो वीडियो मैं आपको दूंगा तो आप इसको देख लीजिए ना थोड़ा। बोलो भाई, अपने दूसरा चश्मा भी तो लगाओ। सर एक मिनट, एक क्वेश्चन हो गया, 5 किसानों को इतना कोई ऑफिशियल आंकड़ा है आपके पास? वहाँ पे
हम दे देंगे अभी प्रेस आपको ऑफिशियल आंकड़ा भिजवा देंगे, भिजवा डोंट वरी। राजीव जी, अभी जब प्रधानमंत्री गुजरात में आते हैं तो बार बार ये बताते हैं कि 2024 में राम मंदिर तैयार हो जाएगा, उसको हम लोकार्पण कर रहे हैं, तारीख भी बता दी है। और अभी आज से शुरू हो गया है कि भाजपा के कैंडिडेट सब हिंदू सुरक्षित है, भाजपा की सरकार रहेगी, तो ऐसे अपने प्रचार कर रहे हैं, अपनी सभा में बोल रहे हैं। तो क्या ये मुद्दा जो हिंदू का मुद्दा है उसको आप कांग्रेस किस तरह देखते हैं? देखिए, कांग्रेस जो है उसके राज में सब सुरक्षित रहते हैं, देश का हर नागरिक सुरक्षित रहता है, हिंदू पूरी तरह सुरक्षित रहता है, बाकी नागरिक भी सुरक्षित रहते हैं, कभी कोई ऐसी समस्या आती नहीं है। और राम मंदिर का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस ने स्वागत किया। पहला बयान जैसे सुप्रीम, क्योंकि राम मंदिर का श्रेय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जाता है, कांग्रेस ने शुरू से लिया था कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के जैसे आदेश आया, हमने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद किया उनके निर्णय के लिए और कहा, हमारा पहला बयान था AICC से आया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। अब कोर्ट का निर्देश आ गया, तो राम मंदिर के पक्ष में हम भी हैं, बस हमने स्वयं स्वागत ओनली किया। वन क्वेश्चन फॉर वन पर्सन प्लीज। सर, हिमाचल प्रदेश का थोड़ा हमें समझाइए कि प्रियंका गांधी जी ने वहाँ पे कैंपेन किया, यहाँ पर अभी तक आए नहीं। ऐसे क्या फैक्टर्स थे कि अभी जो आ रहा है रुझान कि भाई हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो इसके पीछे के फैक्ट्स क्या है, इसके पीछे के जो कारण है वो क्या है? और आप नहीं, हिमाचल प्रदेश में गुजरात में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो है ना, जो भाजपा की सरकार वहाँ थी, जयराम ठाकुर सरकार, उसकी परफॉर्मेंस, उसका कामकाज का तरीके से लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने कुछ नहीं किया, न कोई विकास किया, न रोजगार दिया, महंगाई चरम पे। आप देखो पूरे देश में महंगाई का क्या आलम है। कभी सोचा था जब 2014 में भाजपा सरकार आई थी तो कहा गया था कि 40 रुपये में पेट्रोल देंगे, 30 रुपये में डीजल देंगे। आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। गैस का सिलेंडर 400 हो गया तो हंगामा कर दिया था लोगों ने, और इसके बाद आज 1100 पहुँच गया, चुप लोग बैठे हैं। तो यो जो है ना महंगाई पे काबू, ना रोजगार दे पा रहे हैं। अग्निवीर की बहुत बड़ी समस्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम की समस्या है, और हिमाचल सरकार ने कोई काम विकास का किया नहीं। जो भी काम सब वीरभद्र सिंह सरकार, कांग्रेस सरकार के किए हुए, तो जनता में बड़ा भारी आक्रोश उनके प्रति है। राहुल गांधी आएंगे दोबारा से गुजरात में? प्रोग्राम उनका बनेगा, निश्चित रूप से आएंगे, यहाँ तो आएगा। प्रियंका जी ने हिमाचल में कंपेन किया, राहुल जी यहाँ कर रहे हैं। राहुल जी आएंगे तो सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को ही हम बताएंगे। हमसे पहले ही आपको पता चल जाता, आपके सोर्स हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। राजीव शुक्ला जी ने बहुत विस्तार से 2-3 राज्यों के बारे में और तमाम कानून व्यवस्था के बारे में बताया। मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं कि इस राज्य के अंदर कानून व्यवस्था की हालत क्या है। जो लोग चिंता कर रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित रहेंगे कि या मुसलमान सुरक्षित रहेंगे या कौन नहीं रहेगा, उनको अभी ये चिंता करनी चाहिए कि जो हाई कोर्ट में कल इतना बड़ा निर्णय आया है मोरबी के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट की जो कल इतनी बड़ी टिप्पणी आई है, उसके ऊपर गुजरात के अंदर चर्चा होनी चाहिए। सैकड़ों लोग मर गए और हाई कोर्ट कह रहा है कि तमाम वार्निंग्स के बाद भी वो पुल खोला गया, इसका जिम्मेदार कौन है। मैंने पहले भी 2-3 बार मोरबी पर आपसे बात की, और जो तमाम हमारी मांगें थी वो सारी की सारी कल हाई कोर्ट ने अपने मैटर में, अपनी सुनवाई में उनका संज्ञान लिया है। जैसा कि हमने कहा था कि 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन होना चाहिए, कल हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आश्रितों का जो कंपनसेशन है वो बहुत कम है। हम उस दिन लेकर आए थे कि किस तरह से 2007-8 से ये घपला चल रहा था मोरबी वाला, और 2022 का 8/3/2022 का जिस तरह से जो MOU हुआ उसको वैलिड नहीं किया गया मोरबी कॉरपोरेशन के द्वारा। आज फिर तमाम सवाल सामने हैं। कल हाई कोर्ट ने फिर कहा है कि 263 आर्टिकल जो पावर्स हैं उसमें सरकार ने अभी तक मोरबी कॉरपोरेशन को भंग क्यों नहीं किया है। 2017 से 2022 तक ये सिविक बॉडी क्या कर रही थी। ये तमाम सवाल आप लोगों को याद हो तो मैंने उठाए थे, और ये कल सारे के सारे सवाल जो हैं हाई कोर्ट ने भी उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है। उसमें कहा है कि हर चीज की जांच हो। हाई कोर्ट से कहा है एवरीथिंग शुड बी टेकन केयर ऑफ, और एवरीथिंग शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार
और जिस समय पर 2007 में मोदी साहब मुख्यमंत्री थे वहां तक ये जांच जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो बहुत सख्त है और हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट जो लोग मरे हैं, मृतक हैं, उनके आश्रितों को न्याय दिलाएगा। हम हाई कोर्ट का धन्यवाद भी करते हैं कि जो तमाम चीजें हमने उठाई थी वो आपने इसमें ली हैं। एक चीज मैं छोटी सी और ऐड करना चाहता हूं। पिछले 4-5 दिन में आप देखिए कि किस तरह से मोदी साहब ना डबल इंजन की बात कर रहे हैं, डबल इंजन से भाग रहे हैं। वो कुछ दिन पहले तक वो कह रहे थे कि चुनाव हम लड़ेंगे, सब लोग आ गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता चुनाव लड़ेगी। कल उन्होंने और नए शगुफे छोड़ने शुरू कर दिए हैं। 27 साल का हिसाब देने की बजाय वो कहने लगे हैं कि ये चुटनी जो है ये 25 अगले साल के लिए है। मोदी साहब इस बार पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं। उनको कहीं पर भी पैर टेकने की जगह नहीं मिल रही कि चुनाव का मैं आधार क्या बनाऊं। 27 साल में क्या क्या हमने किया है उसके बारे में मोदी साहब एक शब्द नहीं बोलते हैं। तमाम भाषणों में मोरबी के कौन जिम्मेदार हैं एक शब्द नहीं, महंगाई पर मां नहीं है। बीजेपी के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री, बीजेपी के 3-3, 4-4 दूसरे राज्यों के सीएम आकर भी गुजरात की जनता को यह नहीं बता पा रहे हैं कि 27 साल का भ्रष्टाचार, 27 साल का मिस गवर्नेंस और जो 2C मॉडल है कमीशन और करप्शन का, उसने गुजरात का क्या हाल कर दिया है। बीजेपी हार रही है, आम आदमी पार्टी मैदान छोड़कर भाग गई। उनके लगभग 30 कार्यालय, हमने फोटोग्राफ्स मंगाए हैं अलग अलग जगह से, कार्यालय बंद होने के कगार पर हैं या बंद हो गए हैं। सीधी लड़ाई भाजपा से है। एक तरफ फांसीवादी ताकतें हैं, दूसरी तरफ बापू और सरदार पटेल की विचारधारा को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। जिस जिस राज्य में चुनाव लड़ने जाते हैं वहां के हिंदू खतरे में हो जाते हैं। पहले यूपी के खतरे में थे, फिर थोड़े दिन बाद बंगाल के खतरे में हो गए थे, बीच में बिहार वाले भी थोड़े दिन खतरे में रहे। ना यहाँ हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। अगर कोई खतरे में है तो भाजपा की कुर्सी खतरे में है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया, इसके बाद बताया कि हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, तो हाईकोर्ट ने अपना काम कर दिया, लेकिन एज एक विपक्ष कांग्रेस ने मुद्दा जिस तरह उठाना चाहिए कि इलेक्शन में उस तरह उठाया नहीं। आपको किसने रोका कि आप रास्ते पे उतरे नहीं आए वोट देने के लिए? परमिशन दिला देंगे आप? आज ही डेमोन्स्ट्रेशन कराता हूं। इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इलेक्शन, एक मिनट साहब, एक मिनट। इलेक्शन हमने 4 बार रिक्वेस्ट की। हमें जहां जहां परमिशन मिली हमने मोमबत्ती यात्राएं भी निकाली और दिल्ली से लेकर मोरबी तक किया। इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद हमने 4 बार प्रयास किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति 24 घंटे में ताबड़तोड़ क्यों हुई, इसका जवाब नहीं। वो इसीलिए हुई कि कांग्रेस को रोको, विपक्षियों को रोको, कोई प्रदर्शन मत होने दो। और मैं जब से देख रहा हूं गुजरात लोकतांत्रिक तरीके से बंधक है। 10 लोग जाकर सड़क पर प्रदर्शन करते हैं, तमाम केस लाद दिए जाते हैं। मोदी साहब को छोटे छोटे काले झंडियां दिखाई थी, बच्चों ने पासा लगा के जेल में डाल दिया। वो एक अलग बात है कि न्यायालय ने संज्ञान लेकर पहली डेट पे ही उनको जमानत दे दी, लेकिन केस तो चल रहा है। बच्चों की लाइफ तो खराब हो गई। किसी पत्रकार ने पूछा कि पासा क्यों लगा दिया गया उन NSY के बच्चों के ऊपर। हम प्रदर्शन करेंगे या नहीं करेंगे उस पर सवाल पूछ रहे हैं आप। किसी पत्रकार ने किसी अखबार में, एक मिनट, शांति से बिल्कुल पूछने चाहिए। क्या सरकार से, अरे भाई एक सुने ना, आपका चश्मा मुझे लग रहा है चेंज करवाना पड़ेगा। मुझे केवल ये बताइए, नहीं प्रभु एक मिनट सुनिए ना, सरकार से सवाल होते हैं, अपोजिशन से होते हैं। अपोजिशन से पूछिए आप, हम सवालों से नहीं डर रहे हैं। हम 8 साल से सवालों का ही जवाब दे रहे हैं। हम पंडित नेहरू जी के भी सवालों का जवाब हम ही दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस राज्य का मीडिया इस राज्य की सरकार से नहीं पूछता है कि आपने क्या कर दिया। मैंने आज तमाम अखबार उठाए, किसी एक पत्रकार का सवाल नहीं है CR पाटिल से या मुख्यमंत्री से कि हाई कोर्ट की कल टिप्पणी आई है, सरकार का क्या बयान है। हम आपसे नाराज नहीं हैं, आप हमारे भाई हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोई टीवी शो कर सकता है शाम को कि मोदी साहब ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? एक डिबेट करा देंगे आप? मुद्दा मैं देता हूं,
अगले 2 दिन में सरकार के खिलाफ आप चलवा के दे दीजिए। आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, उसका मान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।